कहानी शुरू होती है और हम एक बूढ़े स्पार्टन को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर एक नवजात बच्चे को चेक कर रहा था। वो कंबल हटाता है और एक वाहियात से हरे बच्चे को देखता है, लेकिन उसे वो बच्चा पसंद नहीं आता तो वो उसे फेंक देता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसे वो एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को गिफ्ट में दे देता है। इसके बाद वो फिर से कंबल उठाता है, लेकिन इस बार उसे ऐसा बच्चा मिल गया था जो कि दाढ़ी और सिक्स पैक्स के साथ पैदा हुआ था। अब वो बूढ़ा उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम लियोनीदास रखता है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनीदास की दादी उसे मर्द बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। इसी दौरान वो दादी के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे उसकी दादी का पूरा जबड़ा बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनीदास अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। अब उसको ट्रेन करने के लिए उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं और उसके मेन पार्ट पर पेडिग्री लगवाकर उसे कुत्ते से चटवाया जाता है, जो कि बहुत दर्दनाक था। इसके साथ ही उसकी ट्रेनिंग और कड़ी करने के लिए उसे बर्फीले पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर सबवे का बर्गर मिलता है, लेकिन वो बर्गर बासी था तो लियोनीदास उसे थूक देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उन पहाड़ों पर रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर पेंगुइन आता है, जो कि इंसानों को मारने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता था। लेकिन इस बार वो लियोनीदास के सामने नाचने लगता है, जिसका फायदा उठाकर लियोनीदास उसे मार डालता है। इसके बाद लियोनीदास उस पेंगुइन की खाल को पहनकर अपने महल में वापस आता है। अब क्योंकि वो राजा बन चुका था तो सभी लोग उसके सामने सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर बेकी आती है और उसके लिए डांस पेश करती है। ये देखकर लियोनीदास खुश हो जाता है और बेकी से शादी करने के लिए उसे प्रपोज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बेकी लियोनीदास की छाती पर एक नंबर लिखती है और कहती है कि ये मेरे नीचे वाले ताले का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब था कि वो लियोनीदास से शादी करने और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार थी। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम लियोनीदास को देखते हैं जो अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं बेकी भी खड़ी थी, जो कि बाप बेटे को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखकर बहुत खुश थी। इसी दौरान वहाँ पर लियोनीदास का सेनापति आता है और उसे कहता है कि महाराज आपसे मिलने दूत आया है। फिर लियोनीदास उससे मिलने जाता है और उसके होठों पर किस करके उसका स्वागत करता है। वहीं दूत को उसकी ये हरकत बहुत गंदी लगती है और वो लियोनीदास से कहता है कि ये सब क्या था। लियोनीदास कहता है कि स्पार्टा में सभी मर्द एक दूसरे का ऐसे ही स्वागत करते हैं और औरतें हाई फाई करके स्वागत करती हैं। तभी वो दूत लियोनीदास की पत्नी बेकी को देखता है, जो कि उसे गंदे गंदे इशारे कर रही थी। इसके बाद लियोनीदास उसका हाथ पकड़कर उसे मौत के कुएं के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके जवाब में वो दूत उसे कहता है कि मुझे पारसी राजा जायरस ने भेजा है, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम युद्ध करे बिना हार मान लो और उसके सामने घुटने टेक दो। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि महाराज ने कहा है कि वो तुम्हारी पत्नियों को बहुत खुश रखेगा और उन्हें नाइकी के शूज पहनाएगा। अब ये सुनकर लियोनीदास बहुत दुखी होता है और अपनी प्रजा की तरफ देखता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी वो देखता है कि वो दूत बेकी को किस कर रहा था। अब ये देखकर लियोनीदास और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारकर मौत के कुएं में फेंक देता है। साथ ही वो और कई लोगों को भी उस कुएं में फेंक देता है जिनको वो पसंद नहीं करता था। इसके बाद वहाँ पर उसका सेनापति आता है और लियोनीदास से कहता है कि महाराज हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए बदसूरत जादूगरों के पास जाना होगा। फिर लियोनीदास उन जादूगरों के पास जाता है और उन्हें बहुत सारी फेयर एंड लवली और सनस्क्रीन देकर उनसे युद्ध का परिणाम पूछता है। जादूगर उसे बताते हैं कि अगर तुमने युद्ध में हिस्सा लिया तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब ये सुनकर लियोनीदास अपने महल में वापस आता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो बेकी के पास जाता है और कहता है कि युद्ध के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। बेकी कहती है कि कल तुम युद्ध में जाओगे और मुझे पक्का यकीन है कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे, इसलिए तुम मेरे साथ जो करना चाहो आज रात कर सकते हो। अब ये सुनकर दोस्तों आप भी वही सोच रहे होगे जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद लियोनीदास अब उसके साथ इंटीमेट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो गधा तो उसे उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है। फिर अगले दिन लियोनीदास अपने सेनापति के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे युद्ध में 300 लोगों की जरूरत है, लेकिन इस पर सेनापति कहता है कि उसके पास सिर्फ ये 10 ही लोग बचे हैं, क्योंकि जायरस का नाम सुनकर सभी सैनिक यहाँ से भाग गए। तभी वहाँ पर बेकी आती है और वो लियोनीदास को उस पेंगुइन की चोंच से बनी हुई माला पहनाती है और कहती है कि जीत कर आना। इसी दौरान हम उसके राज्य के एक गद्दार को देखते हैं, जो कि किंग जायरस को मैसेज करके लियोनीदास और उसकी सेना के बारे में बता देता है। इसके बाद लियोनीदास अपनी सेना को तैयार करके नाचते गाते हुए युद्ध की तरफ निकल पड़ता है। फिर थोड़ी ही देर में वो उस सकरे रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो किंग जायरस की सेना को आसानी से हरा सकते थे। अब इतना लंबा सफर तय करने से वो लोग थक चुके थे, इसलिए वो लोग फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर पर्शियन सेना भी आ जाती है और उसका सेनापति लियोनीदास को हार मानने के लिए कहता है, लेकिन लियोनीदास बिना युद्ध करे ऐसे हार मानने से मना कर देता है। तभी लियोनीदास का एक मोटा सैनिक आकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो गधा जैसे ही जोर की छलांग मारता है वो एक पहाड़ से टकराकर सीधा नीचे गिर जाता है। आगे युद्ध की घोषणा की जाती है, लेकिन ये लोग युद्ध न करके डांस कंपटीशन करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये कंपटीशन लियोनीदास की सेना जीत जाती
जाती है, जिसके बाद वो पर्शियन सेना को पहाड़ से धक्का देकर मार डालते हैं। अब इस जीत की खुशी में वो लोग बियर खोल लेते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम महल में बेकी को देखते हैं जो कि अपनी मसाज करवा रही थी। तभी वहाँ पर विधानसभा का एक मेंबर आता है जो कि अपनी हवस भरी नजरों से बेकी को देखने लगता है। वो कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिक चाहिए, लेकिन इस पर बेकी कहती है कि लियोनिदास तो अब तक मर चुका होगा, इसलिए मैंने टिंडर पर अपनी प्रोफाइल भी बना ली है और यहाँ पर मुझे काफी अच्छे अच्छे मैच आ रहे हैं। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर महाराज ये युद्ध हार गए तो पूरा साम्राज्य जायरस का हो जाएगा, जिसके बाद वो आपके ऊपर भी कब्जा कर लेगा। अभी सुनकर वो गोल्ड डिगर घबरा जाती है और उसे अगले ही दिन एक सभा बिठाने को कहती है। दूसरी तरफ हम लियोनिदास को देखते हैं जिसके पास किंग जायरस आता है जो कि दिखने में बहुत घटिया था और उसकी हरकतें भी उसी की तरह घटिया थीं। आगे जब वो अपने रथ से नीचे उतर रहा था तभी वो गिर जाता है और इसी वजह से वो अपने एक सैनिक को मार डालता है। आगे किंग जायरस लियोनिदास को लड़कियां और दारू का लालच देकर उसे ये युद्ध छोड़ने को कहता है, लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है। इसके बाद किंग जायरस अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेजता है और ये दोनों यहाँ पर शायरियां बोलने का कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये कंपटीशन भी स्पार्टन सैनिक जीत जाते हैं, जिससे दुखी होकर वहाँ पर एक लड़की आती है और उस मोटे सैनिक की आंखें फोड़ देती है। दूसरी तरफ हम बेकी को देखते हैं जिसके पास ठरकी ट्रेटर आता है और उसके हाथ से गिलास छीनकर पानी पीने लगता है। अब पूरा पानी पीने के बाद वो बेकी से कहता है कि इस पानी में नमक था। इस पर बेकी कहती है कि तुमने जो पिया वो पानी नहीं बल्कि मेरा मूत था। इसके बाद वो ट्रेटर से कहती है कि मेरे पति को युद्ध में सैनिकों की जरूरत है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो वहीं पर अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब ये देखकर ट्रेटर जैसे ही उसको हाथ लगाता है तभी उसका शीघ्र पतन हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि विधानसभा के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे। जिसके बाद वहाँ पर बेकी आती है और अपना अश्लील डांस दिखाकर उन लोगों को एंटरटेन करने लगती है। वो कहती है कि मेरे पति को जंग में सैनिकों की जरूरत है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेटर आता है और सबको कहता है कि ये कोई रानी नहीं बल्कि एक बाजारू औरत है। अब ये सुनते ही बेकी को गुस्सा आ जाता है और वो वैनम बनकर ट्रेटर को मिट्टी में मिला देती है। वहीं पर एक सांसद को ट्रेटर का मोबाइल मिलता है, जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ट्रेटर एक गद्दार था। जिसके बाद वो बेकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक सैनिक को देखते हैं जो कि उछलता हुआ लियोनिदास के पास आता है और उसे कहता है कि राजा जायरस को हमारे इस खुफिया रास्ते के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त अपनी 1 लाख लोगों की सेना लेकर यहाँ पर आता ही होगा। अब ये सुनकर लियोनिदास अपने अंधे सिपाही के पास जाता है और उसे अपनी पेंगुइन वाली चोंच निकाल कर देता है। कहता है कि इसे जाकर रानी बेकी को दे देना। तभी वहाँ पर किंग जायरस की सेना पहुंच जाती है। किंग जायरस लियोनिदास को अपने आगे फिर से झुकने को कहता है, लेकिन लियोनिदास उसे मना कर देता है। तभी जायरस अपना मोटा दिमाग लगाने के बाद लियोनिदास से कहता है कि देखो तुम्हारे शूलेस खुले हैं। फिर जैसे ही लियोनिदास अपने शूलेस बांधने के लिए नीचे झुकता है तभी किंग जायरस कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने आगे झुका ही दिया। अब इस खुशी में वो हाई फाई करता है, लेकिन ये देखकर स्पार्टन सिपाही हंसने लग जाते हैं क्योंकि स्पार्टा में सिर्फ लड़कियां ही हाई फाई करती थीं। अब ये देखकर जायरस को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल करके अपनी 1 लाख सेना को वहाँ पर बुला लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पर 2 सिपाही आते हैं जो कि अपने साथ एक ब्लू स्क्रीन लेकर आए थे। अब ये देखकर लियोनिदास सोचने लगता है कि ये पागल कर क्या रहा है, लेकिन तभी उस स्क्रीन पर 1 लाख सैनिक आ जाते हैं, जिसको देखकर लियोनिदास की सेना घबरा जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत दिखाकर जायरस की सेना पर हमला कर देते हैं। अब किंग जायरस को अपना अंत नजदीक आता दिख रहा था, इसलिए वो भागकर अपनी कार में बैठता है और उसको एक रोबोट में बदल देता है। फिर जैसे ही जायरस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस रोबोट का तार प्लग से निकल जाता है, जिससे उस रोबोट की पावर चली जाती है और वो स्पार्टन सैनिकों के ऊपर ही गिर जाता है और इसी में राजा लियोनिदास के साथ उसकी पूरी सेना मारी जाती है। दूसरी तरफ वो अंधा सिपाही बेकी के पास पहुंच जाता है और उसे राजा की दी हुई पेंगुइन की चोंच दे देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर 1 लाख फारसियों के खिलाफ 3 लाख स्पार्टन्स खड़े थे, जिनको देखकर वो फारसी सैनिक डर जाते हैं। लेकिन स्पार्टन्स का सेनापति वो अंधा मोटा होता है, जिसको देखकर स्पार्टन सैनिक वापस लौट जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।